अंकों वाले रैखिक अवकल समीकरण की बात कर रहे हैं। अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण। अचर का मतलब कांस्टेंट, गुणांक जो गुणा में अंक आते हैं, रैखिक जिनकी घात एक होती है, और अवकल समीकरण जिसमें अवकल गुणांक का उपयोग किया जा रहा है या अवकलन का उपयोग करते हुए कोई समीकरण बनाई जाए। उदाहरण के तौर पर कोई भी समीकरण इस रूप में आ जाए, d dy by dx plus c y बराबर p, या फिर हमारे पास ये समीकरण आ जाए a d q by dx क्यूब प्लस b dy by dx प्लस c dy by dx प्लस dy इज इक्वल टू, यहाँ कोई भी x का फंक्शन बन जाए। तो इस प्रकार की समीकरण के अंदर ये अवकल समीकरण है, a b c d जो है वो अचर हैं, कोई भी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब 2, 3, 4, 5 ए बी सी का भी उपयोग किया जा सकता हो। तो उस तरह की अवकल समीकरणों का हल इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। पहला चैप्टर तो इंट्रोडक्शन ही था। दूसरे चैप्टर में हमने प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण की। उसमें स्पेसिफिक था कि प्रथम तो कोटि आएगी और प्रथम ही घात आएगी। कोटि का मतलब कितनी बार अवकलन किया गया, एक ही बार अवकलन किया हुआ होगा उसमें। घात का मतलब था उसकी अधिकतम घात कितनी है, वो भी एक ही होगी। तो वो सेकंड चैप्टर का सवाल है। तीसरा चैप्टर जो किया था उसमें हमने प्रथम हमारे पास घात की यानी रैखिक समीकरण ही थी वो भी, लेकिन उच्चतर कोटि की थी, यानी उच्चतम घात की थी, कोटि एक ही थी। तो प्रथम कोटि और उच्चतर घात की अवकल समीकरण थी, उसमें कोटि तो एक ही थी यानी dy by dx में ही समीकरण थी, लेकिन dy by dx की स्क्वायर आ रही थी, dy by dx की क्यूब आ रही थी। तब हमने तीसरे चैप्टर में 3 नियम किए हैं, उन तीनों नियमों का उपयोग करके हमने हल किया था। अब घात एक आएगी, लेकिन कोटि कितनी भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। लेकिन छठे चैप्टर की पहचान क्या होगी, गुणा में जो अंक आ रहे हैं इन अवकल गुणांकों के वो अचर होंगे। अगर अचर है तो छठे चैप्टर का सवाल है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सवाल में यही आती है, ये कौन सी प्रश्नावली का सवाल है ये समझ में नहीं आता। वहां सिंपल ये कहता है कि दी गई अवकल समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। अब दी गई अवकल समीकरण का हल कैसे ज्ञात करें, हमें पता ही नहीं है कि चैप्टर कौन से है। तो चैप्टर वाइज मैंने बता दिया आपको कि कौन से चैप्टर से रिलेटेड कौन सा सवाल है, उसका उपयोग करना है आपने। समझ में आया? तो हमारी जो इसमें नाम है इसका अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण, यानी अवकल समीकरण में जो अवकल गुणांक है उनके गुणा में जो अंक आएंगे वो अचर होंगे, x और y नहीं आएगा, तो अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण कहलाएंगे। इसको हल करने के लिए हम 2 प्रकार के हल प्राप्त करते हैं। पहला तो होता है पूरक हल, जिसको CF कहेंगे। CF पूरक हल जो हमारे पास इसमें नॉर्मली CF को कहेंगे कंप्लीमेंट्री फंक्शन। इंग्लिश में जो नेम है वो है कंप्लीमेंट्री फंक्शन। हम इसको ज्ञात करेंगे। और दूसरा हल होगा हमारे पास विशिष्ट हल, PI पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, पर्टिकुलर इंटीग्रल। PI का मान
विशेष समाकल कह सकते हैं इसको, या विशेष हल कह सकते हैं। जो कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे वो हमेशा CF और PI का जोड़ होगा। पहले CF निकालेंगे फिर PI निकालेंगे, उन दोनों का जोड़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस अवकल समीकरण का हल प्राप्त होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि CF कैसे ज्ञात करें और PI कैसे ज्ञात करें। CF के कुछ नियम निश्चित हैं जिनको हम लगातार इसमें पूरे चैप्टर में बार बार हर एक सवाल में लगाते रहेंगे। और PI ज्ञात करने की अलग अलग विधियां हैं जो अलग अलग एक्सरसाइज के रूप में G एक्सरसाइज तक 6G तक हमें दे रखी हैं, जिनका उपयोग लगातार करते रहेंगे। तो मेनली दो ही है हमारे पास, एक तो CF ज्ञात करना और एक PI ज्ञात करना। PI कैसे ज्ञात करेंगे उसकी अलग अलग विधियां हैं। सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है CF, कंप्लीमेंट्री फंक्शन कैसे ज्ञात करें किसी भी अचल गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण में, वो हम अब करेंगे। तो CF ज्ञात करने के लिए सबसे पहला जो पार्ट है हमारे पास कि जो भी अवकल समीकरण दे रखी है उस अवकल समीकरण में बराबर में हम 0 ले लिया करेंगे। सिर्फ y और y के जो अवकलन के पार्ट है उन्हीं को रखेंगे, बराबर में जो भी भाग होगा उसको हम क्या मान लिया करेंगे, 0। CF ज्ञात करने के लिए, और इसको हम d2y, इसको हम dy और इसको हम cy के रूप में लिख सकते हैं। यहां इस पूरी समीकरण में जब y को कॉमन ले लिया जाएगा तो ये जो समीकरण है वो कुछ इस रूप में बदल जाएगी, जिसको हम f ऑफ d गुना y बराबर 0 लिख सकते हैं। f ऑफ d का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि यह एक फलन प्राप्त हो रहा है जो कि अवकल गुणांक d से बना हुआ है और उसके गुणा में सिर्फ अचर पद हैं। स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, वो थोड़ा सा समझ लेना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर एक क्वेश्चन में हमें चाहे जो मर्जी एक्सरसाइज आ जाए ये करना ही पड़ेगा। इस d की जगह पर m रखते हुए इसको हल करेंगे। am² प्लस bm प्लस c बराबर 0। इससे n के मान प्राप्त होंगे। अब n के मान द्विघात है तो 2 प्राप्त होंगे, 3 घातीय होगी तो 3 प्राप्त होंगे, 4 घातीय होगी तो 4 प्राप्त होंगे और 1 घातीय होगी तो केवल 1 मान प्राप्त होगा। ये जो m के मान प्राप्त होते हैं उन m के मानों के अनुसार हम CF ज्ञात करते हैं, जिसमें सबसे पहली स्थिति है हमारे पास कि यदि m1 m2 m3 सभी x मान हैं, अर्थात जो भी हमने m के मान निकाले इसमें द्विघात समीकरण थी तो m के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। अगर दोनों के दोनों मान अलग अलग हैं तो इस नियम का उपयोग करेंगे और इस नियम के अनुसार CF जो होगा वो सीधा लिख दिया जाएगा C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस जितने भी मान प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार ये आगे चलता रहेगा। तो डिपेंड करेगा m पर। अगर दोनों मान या 3 मान या 4 मान जितने भी मान आते हैं वो सभी अलग अलग हैं तो इस विधि द्वारा CF लिख दिया जाएगा सीधा। उसके बाद में दूसरा पार्ट, यदि m1 और m2 बराबर आ जाए, m3 अलग हो, 2 मान बराबर आ गए और 1 मान जो है वो क्या आ रहा है, अलग प्राप्त हो रहा है, तो उस स्थिति में CF का जब मान निकालेंगे जो 2 मान बराबर आ रहे हैं उनमें से किसी एक को हम कंसीडर करेंगे। जैसे m1 ले लिया हमने और इसके गुणा में 2 मान बराबर हैं इसलिए रैखिक समीकरण लिख देंगे प्लस C3 e की पावर m3x
दो मान बराबर थे, C1 प्लस एक्स C2 कह दो, चाहे C1x प्लस C2 कह दो, बात एक ही है। एक को x से गुणा करके दूसरे में जोड़ दिया जाएगा अगर दो मान बराबर है, और तीन मान बराबर हो दो। यहाँ दो मान बराबर आने पर रेखिक समीकरण बनी, अगर तीन मान बराबर होते तो क्या करते, द्विघात समीकरण बन जाती। CF अगर आप इसमें मान निकालते तो ये बनता e की पावर m1x, क्योंकि ये तीनों बराबर है, कोई भी एक मान निकाला जा सकता है। C1x² C2x C3 प्लस C4 e की पावर n4x, जो अलग है वो अलग से लिख दी जाएगी। समझ में आया? ये नोट करो। यदि m1 m के मान समिश्र संख्या हो, समिश्र संख्या का मतलब है अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि अगर अल्फा प्लस आइटा बीटा एक मूल है तो अल्फा माइनस आइटा बीटा दूसरा मूल जरूर होगा, इसलिए दोनों एक साथ आएंगे। अगर प्लस बीटा आइटा बीटा है तो माइनस आइटा बीटा भी जरूर बनेगा। इस स्थिति में इसका जो CF है वो लिखा जाएगा C1 cos ऑफ बीटा x प्लस C2 साइन ऑफ बीटा x गुना e की पावर अल्फा x। जो वास्तविक भाग है वो e की घात में आ जाएगा, और जो काल्पनिक भाग है वो साइन और कॉस के रूप में परिभाषित हो जाएगा। इसको शॉर्ट रूप में एक और विधि भी है, CF बराबर C1 e की पावर अल्फा x, चाहे तो इसको cos ऑफ बीटा x प्लस C2 लिखा जा सकता है, और चाहे इसको साइन ऑफ बीटा x प्लस C2 लिख दीजिए। दोनों में से ये भी आंसर लिखा मिल जाएगा 23 वालों में। तो अगर समिश्र संख्या प्राप्त होती है तो समिश्र संख्या के लिए हमारे पास CF ज्ञात करने की ये विधियां रहेंगी। उसके बाद में एक और पार्ट रहता है इसी में कि अगर m के मान समिश्र संख्या व समान हो, यानी समिश्र संख्या भी आ रही है और समान मूल भी आ रहे हैं, अर्थात m के चार मूल प्राप्त होते हैं, एक तो अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा और एक दूसरा भी अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा। तो जब भी मूल समान आ जाएंगे तो सिर्फ इतना ही अंतर आएगा, C1 की जगह पर C1x प्लस C2 लिखा गया। तो यहाँ पे जो CF बनेगा वो बन जाएगा C1 प्लस C1x प्लस C2 cos बीटा x प्लस C3x प्लस C4 sin बीटा x इंटू e की पावर अल्फा x। अगर मूल समान आ जाए तो ये नियम लगेगा, जैसे यहाँ पे मूल समान थे तो C1x प्लस C2 लिखा था, उसी प्रकार से यहाँ मूल समान है तो C1x प्लस C2 और C3x प्लस C4 में परिभाषित हो जाएगा। एक और पार्ट बचता है इसमें कि यदि जो मूल हैं वो अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा आ जाए। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा अगर किसी का मूल है तो अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा भी उसका मूल जरूर बनता है। ये भी सेम इसी विधि से हल होगा। तो इसके अंदर हमारे पास परिवर्तन इतना ही होगा कि जो कोस और साइन आए थे उसकी जगह हाइपरबोलिक फंक्शन बन जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे CF बराबर e की पावर अल्फा x तो सेम रहेगा, C1 cos हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा x प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा x। x अंडर रूट से बाहर है। ये हमारे पास 5 नियम है जिनका उपयोग हम बार बार 6th A एक्सरसाइज में करते रहेंगे।